हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो बेटा हम साइंस की दुनिया में चल रहे थे और हम वहाँ पर केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो केमिस्ट्री की स्टडी करते करते हमारा सामना एसिड, बेस एंड साल्ट इसके साथ हुआ था और हम इनको समझने की कोशिश कर रहे थे कि कितने टाइप के होते हैं, क्या इनका बिहेवियर रहता है और ये हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे थे और हमने काफ़ी रिएक्शन भी पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हमने देखी थी कि क्या होता है कि जब उनको मेटल साथ ऐड किया जाता है, ठीक है, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, ठीक है। और मेटेलिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड साथ क्या उनका बिहेवियर रहता है या फिर उनका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये सारी हमने चीज़ें देखी थी और उनसे हमने काफ़ी चीज़ें निकाली भी थी कि हाँ इनका बिहेवियर कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट चीज़ देखनी कि एसिड जो रहता है, एसिड या बेस, उसका बिहेवियर वाटर के साथ कैसा रहता है। तो बोलो सर ये तो इक्वेशन आपने पढ़ा दी, ठीक है। वैसे हमने इक्वेशन देख ली थी कि भाई आपका एसिड और वाटर जब भी मिलता है तो एक सोल्ट बनेगा और सॉरी एसिड और बेस ही मिलेगा तो सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे देखना है कि एसिड का वाटर के साथ और बेस का वाटर के साथ क्या इनका बिहेवियर रहता है। थोड़ा डिटेल व्यू में देखना है इसको, ये आपका सेपरेट टॉपिक दिया गया है, ठीक है, अच्छा खासा, तो मैं इसको अच्छे से कवर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ आज की कम से कम जो क्लास होगी उसमें थोड़ी चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें डेली लाइफ और कॉमन सेंस से रिलेटेड है। कॉमन सेंस है कि ऐसा ही क्यों, ठीक है। साइंस यही तो कहती है आपके भाई जो होता है वो ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। थोड़े जो भी काम वाम कर रहे हैं आसपास वो थोड़ा बंद कर दें और शांति वाले इलाके में आ जाए, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमको ये बताया गया है कि एसिड का बिहेवियर वाटर के साथ देखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि HCl आपका वो होता है, एक एसिड होता है, ठीक है। HCl का बिहेवियर देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि HCl जो एसिड है उसका बिहेवियर क्या होता है वाटर के साथ। उसके लिए हमको सबसे पहले HCl चाहिए होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमको चाहिए होगा। उसको हम जनरेट कर रहे हैं कैसे, वो देखो आप। देखिए आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो आपने एक टेस्ट ट्यूब को लिया, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब को लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, कुछ पार्टिकल NaCl आपका जो सोल्ट होता है उसके डाल दिए NaCl, ठीक है। अच्छा आपने ये टेस्ट ट्यूब जो है इसको एक स्टैंड के थ्रू एक जगह फिक्स भी कर दिया है, ठीक है। आपने इसको एक स्टैंड के थ्रू बिल्कुल फिक्स भी कर रखा है जिससे कि भाई इधर उधर ना जाए। अच्छा जब ये फिक्स हो रखा है आपने क्या किया, इसके अंदर आपने इसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप HCl या फिर जो भी चीज़ें हैं इनकी डाल सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले H2SO4 हम HCl तो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसकी कुछ ड्रॉपलेट्स इसके अंदर डाल दीजिए। आप क्या देखते हो, ये दोनों रिएक्शन करके एक नई चीज़ बनाती है और इनके बीच में जब आप इसके ड्रॉपलेट्स इसके अंदर जाती है तो NaCl H2SO4 ये दोनों रिएक्शन करते हैं और देखिए क्या बनता है आपका NaCl जो होता है, ठीक है, और ये H2SO4, ये आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। आपके कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, वो या तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूटेड होगा। अब इसका मीन क्या है ये मैं बस थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आपको, लेकिन अभी आप डायरेक्ट इसको देखिए, ठीक है। NaCl प्लस H2SO4 इन्होंने रिएक्शन करके क्या बना दी भाई, इसने बना लिया सोडियम सल्फेट और साथ में आपको बना दी HCl। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, 2HCl H2SO4, ठीक। आपने इसको बैलेंस भी करके देख लिया। अल्टीमेटली आपको क्या, सोडियम सल्फेट ये मिलता है आपको और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, मैं आपको चैप्टर 1 के जो नोट्स आएंगे उसमें कुछ अलग से एक दो चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लो मैंने पढ़ाते टाइम उसको ध्यान नहीं दिया हो। जैसे कि मान लो ये एरो मैंने जो बनाया है, इस एरो का मतलब है कि भाई जो रिएक्शन होगी इसके अंदर से ये रिएक्शन निकलेगी, सॉरी इसके अंदर से ये गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। शायद आती को बताया था, मेरे हिसाब से बता दिया था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है और जो मैं चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, वो एक एक चीज़ उसके अंदर होगी। तो मेरे हिसाब से उसको ध्यान से देखना जब भी आपको नोट्स मिले। अच्छा तो HCl ये आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा और ये गैस रिलीज करेगा। अच्छा आपको मिल गया अब HCl, लेकिन क्या होता है HCl जो होता है ये बिल्कुल प्योर नहीं होता है, बिल्कुल प्योर नहीं होता है, ठीक है। ये असल में एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी ऐड होते हैं। ये HCl आपको जो यहाँ पर मिलेगा कुछ आपको वाटर के पार्टिकल्स भी मिलते हैं। वो वाटर के पार्टिकल कहाँ से आते हैं, वो वाटर के पार्टिकल आते हैं
H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 का मतलब उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स तो है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। ये कंसनट्रेटेड डाइल्यूटेड इनका मतलब बताऊंगा मैं, तो आप टेंशन ना लेके भाई कहाँ से आ रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए कि HCl के अंदर कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या किया, इसको HCl मिल गया, चलिए ठीक है, आपको मिली HCl गैस। अब आपको इसका बिहेवियर देखना है, किसके साथ, दो चीज़ों के साथ आपको इसका बिहेवियर देखना है। एक तो देखना है आपको ड्राई लिटमस पेपर के साथ देखना है, एक तो इसका बिहेवियर, ठीक है, और एक इसको देखना है इसका बिहेवियर आपको वेट लिटमस पेपर के साथ। हम अभी ऐसा मान के चल रहे हैं, जो कि होगा भी, HCl गैस है, ये पूरी तरह से ड्राई है, ड्राई गैस है, मतलब इसके अंदर एक भी पार्टिकल वाटर का ऐड नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से ड्राई गैस है ये HCl। अच्छा बेटा, एक चीज़ और, जब मैं यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, आप उनके नाम भी ध्यान दे लग रहे हैं, ठीक है, और कुछ अगर नहीं आए तो पूछ भी लिया कर, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम सल्फेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये नाम जो है ये भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे रिएक्शन करेंगे और जब असल में अभी तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, जब आप खुद उसको पढ़ने बैठे हो तो आप इनके नाम याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, उस टाइम में दिक्कत होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप इन चीज़ों को देख लें, जिससे कि भाई बाद में दिक्कत नहीं आए हमको, ओके। अच्छा देखिए, हमको इसका बिहेवियर देखना है ड्राई HCl का, एक तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ और एक वेट लिटमस पेपर के साथ। क्योंकि ये HCl एसिड है, तो हम जो लिटमस पेपर लेंगे वो ब्लू कलर का लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है आपका जो एसिड होते हैं वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे हैरान करने वाली चीज़ देखते हो, क्या देखते हो कि जैसे ही HCl गैस इसमें से रिलीज होती है, इस टेस्ट ट्यूब में से, यहाँ पे मान लीजिए HCl गैस ये हो रही है, और आप जब यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर ले जाते हो, ड्राई लिटमस पेपर, तो इसमें इसका जो कलर होता है ब्लू कलर, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है ब्लू लिटमस पेपर में, जो कि ड्राई है। अच्छा, आपने अब क्या किया, ड्राई को हटाया, वेट को यहाँ पे लगाया, वेट मतलब गीला लिटमस पेपर, ठीक है, पानी में आपने डिप कर रखा है उसको, वो गीला लिटमस पेपर। अच्छा, आपने क्या किया, वेट लिटमस पेपर को लेके गए, तब जाके आप दिखता है चेंज इन कलर, तब आपको ये कलर चेंज होने वाला प्रोसेस दिखता है। अब आप क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये क्या हो रहा है कि ड्राई, ये दोनों के दोनों लिटमस पेपर ब्लू है, और हमने ये पढ़ा था कि भाई ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये ड्राई के साथ ये चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहा है, और ये वेट लिटमस पेपर के साथ दिखा रहा है। और इस चीज़ को आप किसी भी एसिड के साथ करके देख सकते हैं, किसी भी एसिड के साथ हमेशा रिजल्ट आपको यही मिलेगा कि ड्राई लिटमस पेपर जो रहेगा उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, जब तक कि वो उसमें कुछ ना कुछ वाटर के पार्टिकल्स ऐड नहीं हो, ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है जी, क्या रीज़न है कि ड्राई और ये वेट नहीं हो पा रहे? सिंपल सा रीज़न है कि भाई आपका जो HCl या फिर कोई भी एसिड होता है, ठीक है, वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज कब करता है? वो चेंज जब करता है जब वो लिटमस पेपर के कॉन्टेक्ट में आने पर H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है। और ये जो HCl H+ आयन रिलीज करेगा, ये हमेशा या तो एक्वा सॉल्यूशन बोल दो आप, या तो एक्वा सॉल्यूशन के प्रेजेंस में करेगा, या फिर इसी का दूसरा नाम है कि ये H2O यानी कि वाटर की प्रेजेंस में करेगा। ऑलवेज इस चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप कहीं याद वाद रख लेते, टैटू वैटू करवा ले कहीं, कि ऑलवेज आपका जो एसिड रहेगा वो H2O या फिर एक्वा सॉल्यूशन की प्रेजेंट में ही H+ आयन रिलीज करता है, और जब H+ आयन रिलीज होगा तब ही आपको इसका कलर चेंज होने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा ये, ठीक है। या तो आप H2O बोल दो वाटर, या फिर एक्वा सॉल्यूशन, बात एक ही, ठीक है, दोनों का वही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ड्राई लिटमस पेपर जो है उसमें एक्वा सॉल्यूशन या फिर H2O के पार्टिकल है क्या कहीं पर? भाई पूरी तरह ड्राई है, पूरी तरह ड्राई, मतलब H2O के पार्टिकल नहीं है इसके अंदर, H2O के पार्टिकल्स नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये जो आपने वेट किया, इसे तो मैंने बोला कि भाई गीला करना है आपको लिटमस पेपर, आपको पानी में डिप करना है वो, लेकिन इसके अंदर H2O के पार्टिकल्स हैं, तो आप क्या आप नहीं बता सकते कि भाई ये क्यों हुआ था? बिल्कुल बता सकते हो कि भाई
सर बोलोगे सर कि ड्राई लिटमस पेपर में H2O का एक भी पार्टिकल नहीं था, इसलिए तो यहाँ पर कोई भी कलर चेंज होने को नहीं मिला। लेकिन आपका जो वेट लिटमस पेपर था इसमें H2O के पार्टिकल्स थे, तभी तो आपको ये कलर चेंज होने को मिला यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली रीज़न है कि क्यों कलर चेंज होता है, क्यों कलर नहीं होता है। ठीक है, ये सभी एसिड के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, आई थिंक इतनी कहानी समझ आ गई आपको। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, जब ये H+ आयन रिलीज होते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को आप दूसरी तरह से बोल सकते हैं, दो प्रोसेस है ना, इसको आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हो। आप एक लिटमस पेपर ले, एक पूरी तरह ड्राई, ठीक है। आपने एक ड्राई लिटमस पेपर लिया, अब क्या करते हो आप, एक तो इसको ड्राई HCl गैस के साथ चेक करके देखते हो, और एक आप क्या करते हो, HCl का जो सॉल्यूशन होता है, HCl का सॉल्यूशन, उसके साथ चेक करके देखते हो। बात वही है, ड्राई HCl जो रहेगा वो फर्स्ट वाला केस हो जाएगा जिसमें वाटर का एक भी पार्टिकल नहीं है, मीन्स कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन HCl का जो सॉल्यूशन रहेगा मीन, उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, और उन वाटर के पार्टिकल्स की वजह से ही आपका जो लिटमस पेपर है that will change the color. Okay, so next thing is कि what will happen after this, ठीक है। जब H+ आयन इसे रिलीज कर दिए एक्वस सॉल्यूशन में, what after that, देखिए H+ आयन जो रहेगा ये एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ठीक है। कि भाई इसको कोई ना कोई चाहिए जिससे कि भाई ये कंबाइन हो सके, that can gain स्टेबिलिटी। तो ये क्या करता है, H+ आयन वाटर के ही पार्टिकल से रिएक्शन करता है और H3O+ आयन क्रिएट कर लेता है उस सॉल्यूशन में, और इसको आपको पता है नाम, इसको बोलते हो आप हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। H3O+ हाइड्रोनियम आयन उसको बोलते हो। तो अब आप एसिड, कोई भी आपसे पूछे कि बताओ जी एसिड क्या होता है, तो आप उसको दो तरीके से बता सकते हो कि सर एसिड एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हो जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है, ठीक है। ये मतलब हुआ इन दोनों को कहने का। तो एसिड की आई थिंक आपको एक नई डेफिनेशन मिल गई जो आपको पता होनी चाहिए। इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा बेटा, ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। इसका नाम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, लेकिन ठीक है, ये चीज़ अभी काम आने वाली है हमको। अच्छा जी, हम इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, इसको कर दिया। इन तीनों को रहने देते हैं, ये मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका बिहेवियर देखा, एसिड के साथ इसका बिहेवियर देखा, लेकिन व्हाट विल हैपन व्हेन वी मिक्स अप बेस एंड वाटर और बेस को मिक्स करें तो क्या होगा, ये हमको देखना है। लेट्स सी, कोई भी बेस ले लीजिए, लेट्स से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ठीक है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है नेचर में, ठीक है। आपने NaOH लिया और आपने देखा ये H2O या फिर एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, एंड ब्रेक इज N+ आयन, एंड सेकेंड वन इज OH- आयन, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया आपके, और ये आपका सोडियम आयन हो गया, ठीक है। अच्छा, आपने एक दूसरा वो लेके देखा, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेके देखा, तो आप क्या देखते हो, ये भी H2O की प्रेजेंस में Ca+ आयन रिलीज करता है और OH- आयन रिलीज करता है, ठीक है। Ca2+ को लिखा है मैंने क्योंकि जो कैल्शियम की वैलेंसी होती है वो +2 होती है, ठीक है। अच्छा, वो अदर चीज़ है। तो देखो, कहने की बात है, सोडियम जो है वो वाटर के एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंट में दो तरह के मतलब आपको आयन दे रहा है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, लेकिन कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए यार, OH- आयन। इसकी जगह आप मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ये भी H2O के प्रेजेंट में आपको यही चीज़ देने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखो, आपने बेस के केस में देखा, अब आपको इन तीनों चीज़ों में कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है, बिल्कुल दिखनी चाहिए भाई, वो है आपका हाइड्रोक्साइड आयन। आपको ऑलवेज, आपका जो कोई भी आपका बेस जो होता है वो ऑलवेज आपको H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करके दे रहा है, ठीक है। और वही आपका जो एसिड था, वो आपको हमेशा
तो आपको हमेशा H+ आयन रिलीज करके दे रहा था, H+ आयन, ठीक है। जैसे कि आप HCl ले लीजिए, ये आपको देगा H+ आयन प्लस Cl- आयन, ठीक है। HNO3 ले लीजिए, H+ प्लस NO3- ले लीजिए, ठीक है। आप इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन देख रहे हो क्या? सर इस चीज़ इनमें बेस में ये चीज़ कॉमन है कि ऑलवेज एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है, और एसिड में ये चीज़ कॉमन है कि ऑलवेज H+ आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, ठीक है। ये आपका नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैं बार बार नाम इनका इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपको याद हो जाए, ये जरूरी है आपको याद करने, ठीक है, पता होना चाहिए, जिससे कि हमको सहूलियत आगे ईजी होगा इसको स्टडी करने में, केमिस्ट्री को, ओके। अच्छा, तो अब हमको कम से कम एसिड और बेस की जो पिक्चर है वो कुछ कुछ क्लियर होनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि करके भी देख सकते हैं कि सर क्या हो कि अब हम करके देखते हैं बेस और एसिड, इनको मिला के देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देख सकते हो कि क्या होगा, आपका जब बेस और एसिड को मिलाओगे तो ये OH आयन H+ आयन से रिएक्ट करेंगे और आपको H2O, सिंपल सा वाटर का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। ये असल में होने वाला है, और इस चीज़ को मैं कहाँ लिखे भाई, इस चीज़ को मैं इधर लिख दूँ क्या, ठीक है, इस चीज़ को आप याद इधर लिख रहा हूँ मैं। तो आप देखिए आपके जो भी आपके बेस है वो OH आयन तो रखते हैं, ठीक है, NOH भी था यहाँ पे, उसमें भी OH आयन, इसमें भी OH आयन, OH आयन, तो मैं OH को लिख देता हूँ सिंपल सा, और इनके साथ जो भी लग रहा है, जैसे कैल्शियम के साथ है, मैग्नीशियम के साथ है, पोटेशियम के साथ है, उसको मैं मान लेता हूँ कोई भी A नाम से, कोई भी मान सकते हैं A नाम से, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेस है, ये एक बेसिक मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया है कि भाई उसमें OH आयन तो होंगे ही, और साथ में कुछ ना कुछ एलिमेंट कुछ उससे जुड़ा हुआ होगा, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि जो एसिड होता है, एसिड में भी H+ आयन है और साथ में कुछ ना कुछ चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है। H+ आयन, इसके साथ में कुछ ना कुछ चीज़ जुड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ H+ आयन को तो H लिख देता हूँ, और इनके साथ जो भी जुड़ रहा था इसको मैं कॉमन नेम B दे देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है जी रिएक्शन करके क्या बनेगा, H+ आयन और OH- आयन, ये रिएक्शन करके बना लेंगे आपका H2O, और साथ में आपको मिलेगा A और B, ये दोनों कंबाइन होकर एक सोल्ट बना लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशन है जो हमने कुछ टाइम पहले स्टडी की थी, ये आई कहाँ से थी, अब हमको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका वाटर का पार्टिकल एक मॉलिक्यूल दे दिया, उसने ये आपको एक कोई भी सोल्ट बना करके दे दिया, ठीक है। ये असल में है आपका ये चीज़, ठीक है। असल में हम एक नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे जो कि है pH स्केल, ठीक है। वो चीज़ हमको ये बताएगी, उससे आपको एक और चीज़ मिलेगी कि जो सोल्ट होता है ना, सोल्ट ये भी नेचर में एसिडिक या बेसिक हो सकता है, ये चीज़ हमको उसमें देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया। अब एक फाइनल चीज़ आपको समझनी है इसी सीरीज में, जिससे कि भाई आपकी नॉलेज जो है एसिड और बेस को लेके थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सके, कहीं पे आप अटके ना जी कि क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं भाई, हम कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं, तो हमको अटकना नहीं है कहीं पर भी। आपको कहीं पर भी ज़रूरत हो लाइफ में वगैरह में, या फिर कहीं भी, हमको अटकना नहीं है भाई, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स की तरफ, ओके। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं बोल रहा था कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा, मान लीजिए डाइल्यूटेड HCl, या फिर आपने लिख दिया कॉन्सनट्रेटेड HCl, ये आपने लिखा। इन दोनों का मतलब क्या, सिंपल बहुत ज़्यादा सिंपल सा मीन है भाई इनका, क्या कि डाइल्यूटेड कहने का तो मतलब है इसके अंदर HCl के मॉलिक्यूल है और वाटर के मॉलिक्यूल है। अच्छा, और कॉन्सनट्रेटेड कहने का मतलब भी है इसमें HCl के मॉलिक्यूल है और वाटर के मॉलिक्यूल है। तो सर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सिंपल सा है कि जब आप डाइल्यूटेड बोलोगे, डाइल्यूटेड, तो वाटर का जो पार्टिकल्स रहेंगे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेंगे। लेट से एक सॉल्यूशन लिया आपने, उसमें 90% H2O है और 10% HCl, इनका सॉल्यूशन बना हुआ है, ये मिक्स होके बनाते हैं आपका डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड मान कि पतला, ठीक है। और कॉन्सनट्रेटेड HCl कहने का मीन क्या है, जस्ट इसका अपोजिट। इसको कहने का मीन है कि आपका जैसे HCl है, ये किसी भी सॉल्यूशन में 90%, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जस्ट 90% 80% भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये किसी में 90% है, और आपका जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर 10% है। ये इसका कहने का मतलब हुआ कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में
किसी भी सॉल्यूशन में आपका वाटर की क्वांटिटी कितनी है एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है। या फिर आप इसी चीज़ को बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी बेस ले लीजिए और उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे कॉमन चीज़ सबसे सिंपल है कि किसी के भी अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर जितने ज़्यादा H2O वाटर का आप मिलाते जाओगे, वाटर के पार्टिकल होते जाएंगे, वो उतना ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होता जाएगा। और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने कम H2O के पार्टिकल होते जाएंगे या फिर जितना ही कम वाटर उसके अंदर होता जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता जाएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है डाइल्यूटेड और कॉन्सनट्रेटेड के बीच में, ठीक है। ये इस चीज़ की जगह आप एसिड भी लिख सकते हो, मीन वही है, एसिड भी लिख सकते हो, बेस का मीन वही है, ठीक है। और इसकी भी जगह आप एसिड लिख सकते हो या फिर बेस लिख सकते हो या फिर आपका दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन लिख सकते हो। अगर डाइल्यूटेड और कॉन्सनट्रेटेड की फॉर्म में दिखाने हैं तो आप इस तरह बता सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। अब आपको एक चीज़ देखनी है फाइनली कि भाई हम अभी मैंने बोला कि डाइल्यूटेड कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये डाइल्यूट कैसे करते हैं, इसको एक प्रोसेस है, इसको डाइल्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन इसको बोलते हैं कि ये कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है। एक चीज़ आप याद रखिए हमेशा, अब आपको ये तो पता लगेगा कि डाइल्यूट करने के लिए आपको वाटर उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। भाई HCl है या फिर कोई भी एसिड बेस है, उसके अंदर वाटर के पार्टिकल आपको मिलाने पड़ेंगे, तभी तो डाइल्यूटेड होगा। लेकिन इसी काम को करते टाइम आपको एक छोटी चीज़ याद रखनी है। क्या करना है? ऑलवेज वाटर के अंदर एसिड या बेस को मिलाना है, ना कि एसिड या बेस के अंदर वाटर को। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जब आपका एसिड और वाटर रिएक्ट करता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सेकंड वाला केस जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या जब आप एसिड के अंदर वाटर को मिलाते हो, ये इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जिस फ्लास्क में आप कर रहे हो सकता है वो ही ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। और एक एक्सप्लोजन हो बहुत तेज़ी से, एक गैसेस निकले, एनर्जी हीट बहुत ज़्यादा निकले, ऐसी चीज़ें हो सकती है। और भाई आपका फ्लास्क कम से कम टूट सकता है, और इससे बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है खतरा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपके सामने जो हाथों में आपके एक फ्लास्क है, जो है आपके टेस्ट ट्यूब वगैरह, वो आपके फट जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खतरनाक क्या ही चीज़ होगा भाई, ठीक है। इसको समझिए आप। तो क्योंकि एसिड और बेस वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। वो उस टाइम मैंने वो उसमें नोट डाउन नहीं किया था, आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि आपको ऑलवेज वाटर के अंदर एसिड या बेस को मिलाना चाहिए, ना कि एसिड और बेस के अंदर वाटर को, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये हाई अमाउंट में हीट को रिलीज करता है, जिससे कि आपका जो फ्लास्क है वो तक ब्लास्ट हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है भाई, ठीक है। एक आपने साइंटिस्ट का नाम सुनोगे आगे, माइकल फेराडे, ठीक है। माइकल फेराडे के असिस्टेंट था असल में। वो असिस्टेंट स्टार्टिंग में टेम्परेचर को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स उसको बोलते हो। तो असल में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक रिएक्शन कराया उन्होंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसी रिएक्शन उस स्टार्टिंग में उनको पता नहीं था असल में भाई ये रिएक्शन होने वाली है, और उसका रिजल्ट था उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, ठीक है, उस ब्लास्ट की वजह से। तो आइडिया आप लगा सकते हो कि भाई कितना डेंजरस हो सकता है ये इन चीज़ों से खेलना, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपर केयर लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कई बार कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, जैसे आपके बुक में भी है कि क्या होगा। अभी आप ना ये चीज़ छोड़ दो कि वाटर के अंदर इसको मिलाना है, इसके अंदर इसको मिलाना है। जस्ट बेसिक में बात कर रहा हूँ कि जब आप एसिड के अंदर जैसे जैसे वाटर को इंक्रीज करते जाते हो, जैसे एसिड के अंदर, एसिड या बेस के अंदर, ठीक है, एसिड या बेस के अंदर जैसे जैसे वाटर को ऐड करते जा रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। मतलब इनकी वाटर की क्वांटिटी एसिड या बेस के अंदर बढ़ती जा रही, तो क्या होगा, तो वो बोलेगा तो एसिड के अंदर तो क्या होगा, H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, इनकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज। और बेस के अंदर क्या होगा, आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH- आयन, इनकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अब वाटर, अब स्टार्टिंग में जितने मॉलिक्यूल्स थे अब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आने लग गए हैं। तो ओवरऑल जब हम सॉल्यूशन को देखेंगे और जब उसमें उसको अच्छे से मतलब ऑब्जर्व करेंगे तो हमको यही चीज़ मिलेगी कि धीरे धीरे H+ आयन डिक्रीज होते जा रहे हैं और बेस के अंदर OH- आयन भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगर इसका उल्टा कर लो, मान लीजिए बेस के अंदर कोई और बेस मिला लो, बेस के अंदर कोई दूसरा बेस मिला लो,
तो आपका OH आयन, OH माइनस आयन जो है ये इंक्रीज होते जाएंगे। ऐसी एसिड के अंदर एसिड को मिलाओगे तो भी OH माइनस आयन जो है, सॉरी H प्लस आयन इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। वो अलग केस है। अभी आपको बस क्या याद रखना है कि जब वाटर के एसिड के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है तो H प्लस आयन डिक्रीज होते जाते हैं एसिड में, और OH माइनस आयन डिक्रीज होते जाते हैं बेस में, ठीक है। इनकी क्वांटिटी असल में डिक्रीज होती जाती है। और एक और चीज़ कि ना, आपने कहीं पर जब केमिस्ट्री लैब में या फिर कहीं पर भी जाओगे, या फिर आप मार्केट वगैरह में कई बार जाते हो, किसी केमिस्ट की शॉप पे जाना, या फिर आप ये होते हैं आपके हॉस्पिटल वगैरह, इस पर भी ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। ये मैं हाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, छोटा सा मैंने एक होल बनाया है, छोटा सा, और इधर ये, और आपको ना कुछ इस तरह की वो दिखेगी, इस तरह की एक शेप दिखेगी, और इसको ये गोले में बंद करके रखेगा वो, ठीक है। इस तरह की शेप दिखेगी। कभी भी किसी केमिकल कंपाउंड के ऊपर या फिर किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाओ, कहीं पर भी लेबोरेटरी में स्पेशली आपको ये शेप दिख सकती है। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी मेटल को ख़राब कर सकते हैं। कि इसका मतलब है कि ड्रॉपलेट इसकी आँख उसके ऊपर आ रही है और इसमें होल्ड कर दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसको इसको मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ही अगर ये हमारे हाथ के ऊपर भी आएगी तो हमारे हाथ को भी डैमेज कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जिस भी बोतल के ऊपर, जैसे कैन के ऊपर या फिर जिसे भी केमिकल्स के ऊपर ये साइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये आपको डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए हाथों से, ना ही किसी और चीज़ के थ्रू। हाँ, आप इसके लिए स्पेसिफिक ग्लव्स आते हैं, उनसे ज़रूर इसको चेक करके देख सकते हो, ठीक है। कुल मिला के ये चीज़ हार्मफुल का साइन होता है, ठीक है। तो सॉरी, तो आई थिंक जो भी ये टॉपिक था, इसके बारे में जो भी कहानी थी, ये इस चीज़ में कवर हो चुकी है। फिर भी आपके कोई डाउट वगैरह है तो मुझे आप बताना, ओके। थैंक यू।